हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होती है स्पेसिफिक हीट। उसके बाद हम इसमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फैक्ट क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में हम वो देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फैक्ट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें हम कौन सी थ्योरी दी गई थी। तीन थ्योरी है जो क्या बताती, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के बारे में बताती। तो हम उन तीनों थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूलोंग पेटिट लॉ भी बोलते हैं। ड्यूलोंग पेटिट लॉ, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, या फिर बोले कि हम अजम्पशन वगैरह देखेंगे। फिर इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, और फाइनली क्या कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स एक्सपेरिमेंटली और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट सॉलिड की आई है वो मैच करती है या फिर नहीं करती। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर देखेंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्वांटम थ्योरी होगी। मतलब क्वांटम कंसेप्ट का क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। फिर जो लास्ट में है इसमें भी सेम चीज देखेंगे कि क्या क्या अजम्पशंस ली गई थी, फिर उसकी हेल्प से क्या इंटरनल एनर्जी निकली, क्या स्पेसिफिक हीट निकली, और क्या फाइनल कंक्लूजन निकला। मतलब कि मैच हुआ जो आइंस्टीन थ्योरी की अजम्पशन थी उनसे जो रिजल्ट आया वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो रिजल्ट था उसके साथ मैच हुआ या नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे डी बाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। डी बाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो इस जो वीडियो में हम ये सारी चीज़ पढ़ने वाले, देखने वाले कि क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती। अगर हम सबसे पहले स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखें इंट्रोडक्शन में कि स्पेसिफिक हीट होती क्या चीज़ है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर है क्या करने के लिए, टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 ग्राम मोलिक्यूल का, और कितना टेम्परेचर रेज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट इज द specific heat is the amount of heat is the amount of heat required to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, किसका, ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल। अगर हमें 1 ग्राम मोलिक्यूल का टेम्परेचर क्या करना है, रेज करना है। हमारे पास क्या है, 1 ग्राम मोलिक्यूल है, उसका हमें टेम्परेचर क्या करना है, रेज करना है। कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होती है डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। ये क्या स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखें कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये क्या होती है, जो हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से, किसका, 1 मोल मोलिक्यूल का, ठीक है। किसी सब्सटेंस का अगर 1 मोल हो हमारे पास, उसका अगर हमें टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखे तो इट्स हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर by 1 डिग्री सेल्सियस of 1 mole of the substance। यानी कि हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसका हमें क्या करना है, टेम्परेचर रेज करना है, कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब अगर हम देखें हीट
कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है। अगर हमें क्या करना है, जो कंप्लीट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास, लाइक 5 ग्राम 6 ग्राम, ऐसे कंप्लीट अमाउंट ऑफ के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्या करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए, जो हमारा टोटल अमाउंट है सब्सटेंस का, अगर उस टोटल का हमें क्या करना है, टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, हमारी हीट कैपेसिटी। तो ये क्या है, इट्स heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of the total amount of this substance। तो ये क्या थी हमारी हीट कैपेसिटी। अब जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फर्स्ट अगर हम देखें सीवी, सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं इसमें कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो सेकंड है वो क्या है, सीपी। सीपी क्या है हमारी, पी किसको डिनोट करें यहाँ पे, प्रेशर को। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, हमारी स्पेसिफिक हीट है। हमें पता है कि जो सी है स्पेसिफिक हीट है, उसको हम क्या लिखते हैं, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी लिखते हैं। अगर हम क्या देखें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो हमें क्या देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो डी क्यू है वो किसके इक्वल होता है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होती है। जो हमने हीट दी किसी सिस्टम को वो क्या होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और कुछ वर्क करने में, प्लस पी डी वी। ठीक है, तो यहाँ से जो सी है स्पेसिफिक हीट है वो किसके इक्वल आ गया, डी ई प्लस पी डी वी डिवाइड बाई डी टी। अगर हम किसकी बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से सीवी कितना आ गया हमारा, डीई डिवाइड बाई डी। और अगर सीपी की बात करें तो उसमें डीवी जीरो नहीं होगा, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीपी भी लिख सकते हैं कि सीपी किसके इक्वल है, डीई प्लस पी डी वी डिवाइड बाई डी टी, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। और सीवी किसके इक्वल होगा, डी बाई डी टी। अब डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि जो सीपी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, सीवी से। हमेशा जो सीपी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सीवी, ऑलवेज। इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, जनरली जो सीपी और सीवी है उसकी बात हम किस में करते हैं, सीपी और सीवी की बात करते हैं हम गैसीय सिस्टम के अंदर। क्योंकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम है ना वो क्या ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है, कि हम प्रेशर अगर हम अप्लाई भी कर ले तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज है उसको हम क्या मानते हैं, नेग्लेजिबल मानते हैं। यानी कि जो डीवी है, चेंज इन वॉल्यूम है, उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, सॉलिड्स के अंदर अप्रोक्सीमेट जीरो ही मानते हैं, नेग्लेजिबल चेंज इन वॉल्यूम मानते हैं इन केस ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के केस में हम हमारी सीपी और सीवी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं सॉलिड में, इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। और गैसियस की सिस्टम की बात करेंगे तो हम उसमें दोनों चीज़ देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर है या फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और सॉलिड में तो हम इसको डायरेक्ट स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स बोल सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स किस किस की वजह से होती है, फिर उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स। अब अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स को भी हमने लाइक उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू से ज़्यादा में डिवाइड किया। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड को हम मेटल और इंसुलेटर में, कि एक सॉलिड हमारे पास मेटल है, एक क्या है, इंसुलेटर। तो इसमें स्पेसिफिक हीट क्या होगी, अगर हम हमारे पास जो सॉलिड है वो क्या है, इंसुलेटर है, यानी कि जो क्रिस्टल हमारे पास वो कौन कैसा है, इंसुलेटर है। तो इसमें क्या होंगे, लैटिस के ऊपर क्रिस्टल कैसे बनता है,
लैटिस होती है, लैटिस के ऊपर हमने क्या रख दिए होते हैं, एटम्स रख दिए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एटम रखे हुए हैं लैटिस साइड्स के ऊपर। तो जो सीवी है इंसुलेटर में, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होते इंसुलेटर में, क्योंकि इंसुलेटर क्या नहीं करते, करंट को कंडक्ट नहीं करते। रीजन क्या है कि उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता इंसुलेटर में। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, लैटिस साइड्स पे एटम होते हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट है इसमें इंसुलेटर में, वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होगी। तो सीवी किसके इक्वल होगी, सीवी लैटिस की होगी। अगर हम बात करें किसकी, मेटल्स की, तो मेटल्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं एट लैटिस साइड, और साथ में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या है, एनोमरस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं इसमें, फ्री अमाउंट होते हैं। ये क्या है, हमारे आयंस प्रेजेंट एट लैटिस साइड्स, और ये क्या हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो इसमें स्पेसिफिक हीट होगी मेटल्स में, वो दो की वजह से होगी। एक तो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है मेटल के केस में, वो क्या हुई, एक तो लैटिस की वजह से, और एक किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इंसुलेटर की बात करें तो उसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो किसकी वजह से होगी, सिर्फ लैटिस की। और इस चैप्टर में हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, सिर्फ लैटिस की वजह से, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट होगी, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट के बारे में देखें कि एक्सपेरिमेंट से क्या स्पेसिफिक हीट आई थी सॉलिड्स की, तो वो क्या थी, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स। तो अगर हम किसकी बात करें, इंसुलेटर की, इंसुलेटर में किसकी वजह से होती है, सिर्फ सीवी लैटिस की वजह से होती है, जो हमारे लैटिस स्पेसिफिक हीट होती है। तो अब इसमें भी हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, और एक टेम्परेचर क्या हो, कम हो। अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी कि हाई टेम्परेचर है, तो जो सीवी है, यानी कि सीवी जो लैटिस है, वो टेम्परेचर पे, वो हाई टेम्परेचर पे किसके इक्वल होगी, वो होगी 3R के इक्वल। और किस केस में, जो हमारा कैसा सिस्टम हो, 3D सिस्टम हो, 3D सिस्टम के अंदर हाई टेम्परेचर पे जो लैटिस स्पेसिफिक हीट है किसकी, इंसुलेटर्स की, वो किसके इक्वल होगी, 3R की। और जो सीवी लैटिस है, अगर हमारे पास 2D सिस्टम हो, तो वो किसके इक्वल होगी, 2R के। किसके केस में, 2D के केस में। और सीवी लैटिस इन इंसुलेटर इज इक्वल्स टू R इन 1D सिस्टम। ये तो हमने क्या देख लिया कि ये हाई टेम्परेचर पे देख लिया। अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, लो है, लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो जो लो टेम्परेचर पे जो सीवी लैटिस है, ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टी क्यूब के, किसमें, 3 डायमेंशन में। और सीवी लैटिस at low temperature is directly proportional to T square in 2 dimension, and CV lattice is directly proportional to T in 1D। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है किसके केस में, इंसुलेटर्स के केस में देखी हमने। अब अगर हम बात करें इसकी मेटल्स के केस की, मेटल्स में क्या होगी, मेटल्स में भी हम देखेंगे किस पे, हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। जो मेटल्स है उसके अंदर जो सीवी है, सीवी किसकी वजह से होती है, एक तो सीवी लैटिस की वजह से होती है, और दूसरा क्या होती है, सीवी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो जो हाई टेम्परेचर पे सीवी है, वो किसके इक्वल होगी, सीवी लैटिस के इक्वल होगी। यानी कि जो डोमिनेंट है, ये जो सीवी टोटल सीवी मेटल्स में, वो किसकी वजह से, सीवी लैटिस की वजह से, और सीवी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन जो हाई टेम्परेचर पे डोमिनेंट कौन सी होगी, हमारी लैटिस वाइब्रेशन वाली, और ये किसके इक्वल होगी, 3R के इक्वल होगी। तो सीवी लैटिस जो है हाई टेम्परेचर, लाइक अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, तो उस पर रूम सीवी लैटिस है वो क्या होगी, हमारी डोमिनेंट होगी, और इक्वल किसकी होगी, 3R के। सीवी लैटिस इज डोमिनेंट, सीवी
lattice is dominant and equal to 3R। ठीक है। अगर हम मॉडरेट वेरी लो टेम्परेचर पे भी देख सकते हैं। वेरी लो टेम्परेचर पे क्या है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड करेगी। और अगर हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर हो, यानी कि ना तो ज़्यादा लो हो ना ज़्यादा हाई हो, उस टेम्परेचर पे क्या है, सीवी लैटिस पे भी डिपेंड करेगी। तो वो क्या होगी, अगर हम किसकी बात करें, मॉडरेट टेम्परेचर पे, या फिर हम लो बोल सकते हैं उसको। जो नेक्स्ट वाला होगा उसको हम वेरी लो से डिफाइन कर देंगे। तो लो टेम्परेचर पे जो सीवी है वो किसके इक्वल होगी, सीवी लैटिस की वजह से ही होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी क्यूब पे। और सीवी लैटिस ही क्या होती है, हमारी डोमिनेंट होती है एट मॉडरेट टेम्परेचर पे, और किसके प्रोपोर्शनल होती है, टी क्यूब की। अगर हम बहुत ही लो टेम्परेचर की बात करें, एट वेरी लो टेम्परेचर, तो जो सीवी है वो किसके इक्वल होती है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक की। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है, डोमिनेट करती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो ये तो क्या थे, हमारे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट थे अबाउट द स्पेसिफिक हीट, किसमें, मेटल्स में और इंसुलेटर में। अब हम क्या देखें, जो थ्योरी थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, वो क्या बोल रही है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। या फिर हमने इसका दूसरा नाम क्या बोला था, ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ। सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, अजम्पशन क्या थी, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिड किस टाइप से इसने अज्यूम किया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिड्स एंड अजम्पशन। फर्स्ट क्या थी हमारी, इसने क्या बोला था कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर एटम्स होते हैं कहाँ पे, लैटिस साइड पे, जो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि आइडेंटिकल है। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है एटम्स। तो क्रिस्टल क्या है, एक क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम, कहाँ पर, एट लैटिस साइड्स, एट लैटिस साइड्स। और उसको हमने कैसे माना है, विच मे बी रिगार्डेड एज आइडेंटिकल। जो एटम्स है उसको हमने क्या माना, आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंट थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कि जो ये एटम्स जो कहाँ पे रखे हुए, लैटिस साइड्स पे रखे हुए, उनको हमने माना है सारे के सारे सेम हैं, और इंडिपेंडेंटली क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, और कैसा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड क्या अजम्पशन थी, एक सॉलिड है जिसके अंदर एन एटम है, उसको हम, और किस में है, थ्री डायमेंशन में हमने माना ना कि थ्री डी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसको हम कैसा कंसीडर कर सकते हैं कि थ्री एन एटम्स है और वन डायमेंशनल में क्या कर रहे हैं, वे मूव कर रहे हैं, मतलब ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या है कि ए सॉलिड consisting n atoms, a solid consisting n atoms is equivalent to 3n one dimensional सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास n एटम्स है वो थ्री डायमेंशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन को कर रहे हैं, तो उसको हम दूसरे वे से कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि 3n तो हमारे पास क्या है, एटम्स है, इक्विवेलेंट टू 3n वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल एनर्जी इक्वली थ्री डायरेक्शंस में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द वाइब्रेशनल एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल थ्री डायरेक्शन। तो उसके बेसिस पे हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और थर्ड क्या जम्पशन थी कि जो सारे के सारे ऑसिलेटर्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं विद सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ।
क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, आइडेंटिकल है। सो ऑल दी ऑसिलेटर्स वाइब्रेट विद सेम natural frequency omega naught due to identical environment of each other, due to identical environment of each। और जो सबसे मेन इसमें क्या था कि क्लासिकल थ्योरी है, तो इसमें जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसको कैसा माना गया था, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द हार्मोनिक ऑसिलेटर वर कंसिडर्ड या ट्रीटेड एज क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिनके पास कैसे, जो क्लासिकल अगर सिस्टम की बात करें तो उसमें जो एनर्जी है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस एनर्जी होती है, हैविंग कंटिन्यूस एनर्जीज। तो अगर हम वन डायमेंशन में बात करें तो एनर्जी, टोटल एनर्जी वो किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की वजह से। तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा नोट का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओमेगा क्या, फ्रीक्वेंसी जिसके साथ जो ऑसिलेटर वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और फोर्थ फिफ्थ जंक्शन क्या थी कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्या फॉलो करें, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को, क्योंकि ये कहाँ पे रखे हुए हैं, डिस्क्रीट लैटिस साइट्स पे रखे हुए हैं। एंड इट वाज कंसीडर्ड दैट हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉलो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स as they are placed at discrete lattice sites। तो ये सारी क्या थी, हमारी अजम्पशंस थी इन ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के अंदर। तो अब अगर हम देखें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो भी हमने क्या किया, अज्यूम किया है। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करें हमने, 3n। तो एक की है अगर हमें पता है तो तो उसको 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज एनर्जी ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर इंटू 3n, ये क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमारा टारगेट टास्क क्या है, एवरेज एनर्जी निकालना वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो एवरेज एनर्जी ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमने सिस्टम कैसा कंसीडर किया, क्लासिकल। और क्लासिकल में एनर्जी कैसी होती है, कंटिन्यूस एनर्जी होती है। तो यहाँ से ई बार ई एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई डी ई डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई डी ई। अगर और यहाँ पे जो ई है एनर्जी, उसको उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, पी स्क्र डिवाइड बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा नोट का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम इस एनर्जी की वैल्यू इसमें रखेंगे और इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो फाइनल जो हमारी एवरेज एनर्जी ई बार वो किसकी इक्वल आ गई, के टी, या फिर हम के बी टी, के बी क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी है हमारे सिस्टम की वो क्या हो जाएगा, 3n इंटू के बी टी। अगर हम वन मोल की बात करें तो यहाँ पे n को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एन ए से। तो 3Na के बी टी, और एन ए इंटू के बी किससे होता है, हमारा आर गैस कॉन्स्टेंट के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3RT। अगर हम बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट की तो सी वी किसके इक्वल था, हमारा डी ई डिवाइड बाई डी टी। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें 3RT का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3R। तो यहाँ से जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो किसके इक्वल आ रही है, हमारी 3R के इक्वल आ रही है। यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, सिर्फ क्या कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, 3R। हर एक टेम्परेचर के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है स्पेसिफिक हीट की अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट लॉ। और हम बोल सकते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग जो सीवी है वो कितना आ रहा है, 3R।
लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल बात करें तो उसमें क्या था, हाई टेम्परेचर पे तो 3R था, लेकिन लो टेम्परेचर पे वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी क्यूब के स्पेसिफिक हीट। अगर हम ग्राफ की फॉर्म में देखें, एक्सपेरिमेंटली तो कैसे था कि लो टेम्परेचर पे तो, अगर ये हमारा क्या है 3R है, लो टेम्परेचर पे तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी क्यूब के। ये क्या हमारी सीवी लैटिस, और ये वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। और हाई टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो वो क्या आ रही थी, कॉन्स्टेंट आ रही थी। लेकिन ड्यूलोंग और पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग ये तो क्या रह रही है, सारे टेम्परेचर के लिए जो सीवी है वो कितनी है, 3R। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे तो हमारे जो रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी वो मैच हो गया था एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट मिले थे उसमें। लेकिन लो टेम्परेचर पे ये मैच नहीं हो रहा था, तो इस ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई थी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने में। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ने कितना एक्सप्लेन किया जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला था स्पेसिफिक हीट के बारे में सॉलिड्स की। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।